आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रसोई से लेकर खेतों तक होने वाले उन रोजमर्रा के कामों पर नजर डालेंगे जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे बस यूं ही कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, चीजों को अलग करने या छानने के ये छोटे छोटे काम असल में एक कमाल की केमिस्ट्री सर्वाइवल गाइड हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे ये साधारण से काम कितने गहरे और दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिके हैं। अच्छा, जरा सोचिए, सामने गरम गरम स्वादिष्ट दाल चावल की प्लेट रखी है। मजे से पहला निवाला लिया जाता है और अचानक कड़क, दांत के नीचे एक पत्थर आ जाता है। उफ, सारा मजा किरकिरा हो जाता है ना। बस ये एक पल ही साबित कर देता है कि चीजों को अलग करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना जरूरी है। तो क्या कभी सोचा गया है कि हम हमेशा चाय क्यों छानते हैं या चावल से कंकड़ क्यों बीनते हैं? ये सिर्फ कोई पुरानी आदत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। और देखिए, चीजों को अलग करना सिर्फ गंदगी साफ करने के बारे में नहीं है। ये तो काम की चीजें निकालने का एक जबरदस्त टूल है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, हानिकारक या बेकार अशुद्धियों को हटाना, जैसे अनाज से कंकड़ निकालना। दूसरा, किसी उपयोगी चीज को बाहर निकालना। और तीसरा कारण बड़ा ही दिलचस्प है, 2 अलग अलग लेकिन बराबर के उपयोगी चीजों को अलग करना। मतलब जैसे जब दूध या दही को मथा जाता है ना, तो मक्खन और छाछ दोनों मिलते हैं और दोनों ही हमारे कितने काम आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की तरफ, यानी मैनुअल तरीके या हाथ से किए जाने वाले काम। आइए उन बुनियादी तकनीकों से शुरुआत करते हैं जिन पर दुनिया भर के किसान और घर के लोग हर दिन भरोसा करते हैं। सबसे पहले आता है हस्तचयन या हैंड पिकिंग। ये तब काम आता है जब कचरा थोड़ा बड़ा हो और मात्रा कम हो, जैसे दाल से पत्थर चुनना। फिर बारी आती है विपाटन यानी थ्रेशिंग की। इसमें सूखे पौधों की डंडियों को जोर जोर से पीटकर अनाज को अलग किया जाता है। खेतों में तो ये काम बैलों या मशीनों से भी होता है। और निष्पावन यानी विनोइंग, ये तो हवा का बड़ा ही स्मार्ट इस्तेमाल है। किसान थोड़ी ऊंचाई से अनाज गिराते हैं और हवा का तेज झोंका हल्के भूसे को उड़ाकर भारी अनाज से बिल्कुल अलग कर देता है ना कमाल। ठोस पदार्थों से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं अपने दूसरे चरण पर, जो है तरल पदार्थों को अलग करना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक जाली या अवरोध का साइज बदलने से पूरी की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है। चालन या छानने का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बड़े कणों को अलग करना हो, जैसे छलनी से चायपत्ती छानना। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें गंदे कीचड़ वाले पानी से बारीक मिट्टी निकालनी हो या फिर दूध फाड़कर पनीर बनाना हो, तो क्या एक साधारण छलनी काम आएगी? बिल्कुल नहीं। तब हमें निस्यंदन या फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, जहां फिल्टर पेपर या सूती कपड़े जैसे बहुत ही बारीक छेदों वाले अवरोध का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा इस क्लासिक जोड़ी को देखिए, अवसादन और निस्तारण। मान लीजिए हमारे पास पानी और रेत का मिश्रण है या फिर पानी और तेल है। ऐसे में हम कुछ नहीं करते, बस गुरुत्वाकर्षण को अपना जादू चलाने देते हैं। भारी चीजें जैसे रेत नीचे तली में बैठ जाती हैं या फिर तेल और पानी अपनी अलग अलग परतें बना लेते हैं। इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को हम अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर बर्तन को बिना हिलाए डुलाए ऊपर के द्रव को आराम से दूसरे बर्तन में उड़ेल लेना निस्तारण या डिकेंटेशन कहलाता है। मतलब बिना किसी फिल्टर के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की मदद से 2 चीजों को अलग करना। है ना कितना शानदार। अब थोड़ा वैज्ञानिक गहराई में चलते हैं हमारे तीसरे चरण के साथ, अवस्था परिवर्तन। तापमान का इस्तेमाल करके हम किसी पदार्थ की अवस्था ही बदल सकते हैं। जब खारे समुद्री पानी को गर्म किया जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे छूट जाता है सिर्फ शुद्ध नमक। इसे वाष्पन या इवेपोरेशन कहते हैं और दुनिया भर में ज्यादातर नमक ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन विज्ञान का ये खेल यहीं नहीं रुकता। अगर उस उड़ती हुई गर्म भाप को किसी ठंडी प्लेट से टकराने दिया जाए तो वह अपनी गर्मी खो देती है और वापस शुद्ध पीने वाले पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। और अब हमारे सामने आती है एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती, अंतिम पहेली, रेत और नमक को अलग करना। देखिए, रेत और नमक जैसे पेचीदा मिश्रण को सिर्फ छानकर अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कई तरीकों को एक साथ मिलाना पड़ता है। ये एक बेहद संतोषजनक 4 चरण की प्रक्रिया है। सबसे पहले इस मिश्रण में पानी मिलाते हैं ताकि नमक तो पूरी तरह घुल जाए लेकिन रेत वैसे की वैसी रहे।
फिर दूसरे चरण में रेत को नीचे बैठने देते हैं और निस्तारण के जरिए उस रेत को अलग हटा देते हैं। तीसरा कदम, अब जो नमक वाला पानी बचा है उसे गर्म करके वाष्पन करते हैं। पानी उड़ जाएगा और नीचे बचेगा हमारा नमक। और अंत में चौथा चरण, अगर हमें वो उड़ा हुआ पानी भी वापस चाहिए तो उस भाप का संघनन कर लेते हैं। इस तरह एक बहुत ही उलझे हुए मिश्रण से हर एक चीज को कामयाबी के साथ अलग कर लिया गया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे चरण की ओर, जहां हम जानेंगे कि पानी की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। प्रकृति का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि पानी किसी भी चीज को अनंत मात्रा में नहीं घोल सकता। इसे समझने के लिए हमें संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझना होगा। ये वो स्थिति है जहां पानी में किसी चीज की और ज्यादा मात्रा घोली ही नहीं जा सकती। जरा सोचिए, एक ग्लास पानी में नमक मिलाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा और तली में जमा होने लगेगा। बस वही अदृश्य सीमा हमारी संतृप्ति सीमा है। और दिलचस्प बात यह है कि हर पदार्थ जैसे चीनी या नमक बिल्कुल अलग अलग मात्रा पर इस सीमा तक पहुंचते हैं। तो क्या हम इस सीमा को बदल सकते हैं? जी हाँ, और इसमें तापमान का बहुत बड़ा खेल है। गर्मी देने से मानो पानी की और ज्यादा चीजों को घोलने की क्षमता जादुई रूप से खुल जाती है। यानी एक संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और पदार्थ घोला जा सकता है। लेकिन इसके उलट अगर हम इसे ठंडा कर दें तो पानी की ये क्षमता कम हो जाती है और जो एक्स्ट्रा घुला हुआ पदार्थ होता है ना, वो तुरंत वापस गिलास की तली में आकर बैठ जाता है। अब इस साइंस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? चलिए एक बड़ा ही मजेदार सवाल लेते हैं। गर्मियों में एक बढ़िया ठंडी शिकंजी बनाते समय क्या चीनी को बर्फ डालने से पहले घोलना चाहिए या बर्फ डालने के बाद? अब तापमान वाले विज्ञान को याद कीजिए। जवाब एकदम साफ है। हमें हमेशा चीनी को पहले सादे पानी में घोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले ही बर्फ डाल दी तो पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। और अभी हमने सीखा है कि ठंडे पानी की चीनी घोलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। फिर वो चीनी तो बस तली में ही बैठी रह जाएगी। और यहाँ एक छोटी सी बोनस ट्रिक है, एकदम रोजमर्रा के कीमियागर वाली तरकीब। इसे भारण या लोडिंग कहते हैं। कभी कभी गंदे या कीचड़ वाले पानी में मिट्टी को नीचे बैठने में बहुत समय लगता है। ऐसे में अगर एक धागे से फिटकरी का टुकड़ा बांधकर उस पानी में गोल गोल घुमाया जाए तो चमत्कार सा होता है। फिटकरी मिट्टी के उन बारीक और हल्के कणों को भारी कर देती है, जिससे वो बहुत तेजी से नीचे बैठ जाते हैं और पानी एकदम जादुई तरीके से साफ हो जाता है ना कमाल का जुगाड़? तो आज की इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है ये समरी। यहाँ हम अपनी पूरी सर्वाइवल टूलकिट को एक साथ देख सकते हैं। हस्तचयन से लेकर विपाटन, निष्पावन, चालन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, वाष्पन और आखिर में संगनन तक। ये टेबल हर एक वैज्ञानिक तरीके को हमारी असल जिंदगी के कामों से एकदम सटीक रूप से जोड़ता है। सच कहूं तो ये सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं तो एक गहरे विचार के साथ इस सफर को रोकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी उबालने और चाय छानने जैसी बुनियादी वाष्पन और संघनन के तरीकों को अच्छे से समझकर हम दुनिया भर में साफ पानी की जो इतनी बड़ी समस्या है उसे हल कर सके? ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम उस बुनियादी विज्ञान से जुड़े हैं जो भविष्य में हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।